नहीं, हाँ स्क्रीन अभी विजिबल है। हम्म, हाँ जी, तो आप मेरे को 21 से अपने क्वेश्चन स्टार्ट थे। तो 21 से लेके 40 तक क्वेश्चन है, उसमें से जो डाउट्स आपको बताओ मेरे को। 21 से 30 तक जो भी डाउट्स है। हाँ जी, 38 वाला वो चेक कर लेते। 25, 26, 39, 25 हो गया, 25, 26, 39 हो गया। उसके अलावा 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर बोल दो अगर याद है तो, मेरे को वैसे क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। CONS2 वाला क्या ढूंढ लूंगा चलो बाद में। और 36 ठीक है। और CONS2 वाला 25 ही है, वो हो जाएगा। इसके अलावा और कोई डाउट है? 25, 26, 28, 35। हाँ जी, और कोई डाउट? 40। ठीक है, फिर करते हैं आगे ना अपने क्वेश्चंस। और कोई डाउट हो बता देना। तो ये आपके डाउट्स हैं 25, 26, 28 और 35, 36, 22 भी है। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम कौन सा है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके हिसाब से। आगे लगभग सारे बच्चे ठीक है। जो कोई अगर आपका फ्रेंड कोई कनेक्ट नहीं हुआ तो बता देना कि क्लास स्टार्ट होगी ना उस हिसाब से। तो 22 करते हैं अपने। 22 है, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास वुड बी ग्रेटर फॉर। द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास वुड बी ग्रेटर फॉर, मतलब किसके लिए सबसे ज्यादा? तो चार्ज जिसका कम होगा, सॉरी चार्ज जिसका ज्यादा होगा और मास जिसका कम होगा उसके लिए वैल्यू बड़ी आएगी, है ना। अब जैसे प्रोटॉन का चार्ज कितना था? 1.6 10 की पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन का भी कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है, ये तो वैल्यू जीरो आएगी। ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। और अल्फा पार्टिकल हीलियम प्लस टू होता है। हीलियम प्लस टू पे कितना होता है? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये अल्फा पार्टिकल। ये अपने पास में टोटल चार्ज होता है। अपॉन मास करता हूँ। न्यूट्रॉन का तो मास कुछ भी रखो, जीरो यानी वैल्यू। इसका मास अपने पास में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। और इसका 9.1 10 की पावर माइनस का 31। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, माइनस का 27। तो देखो सबसे ज्यादा मास किसका है? इसका सबसे ज्यादा मास, ये वैल्यू सबसे छोटी आएगी, है ना। सबसे ज्यादा मास किसका है? हाँ ब्लर आ रही है स्क्रीन, एक मिनट अभी चेक करना। हाँ जी, सबसे ज्यादा मास किसका है? इसका है। तो ये सबसे वैल्यू छोटी आएगी। उसके बाद में ये वैल्यू जीरो है ये तो। और उसके बाद अपने पास में किसका आएगा सबसे? फिर ये वैल्यू आएगी उसके बाद में बड़ी। फिर ये जीरो, और मतलब जीरो तो सबसे छोटी वैसी ही होगी। और सबसे बड़ी वैल्यू अपने पास में कौन सी आएगी? ये आएगी, क्योंकि इसमें मास क्या है? सबसे छोटा है। चार्ज तो लगभग इक्वल है, और मास क्या अपने पास में सबसे छोटा है। तो जिसका मास सबसे छोटा होगा उसके लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो सबसे बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास में आंसर हो जाएगा। ये अपने पास 22 क्वेश्चन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन देखो।
अच्छा अभी ब्लर आ रही है स्क्रीन, अभी देखना। 25th, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CONH2 ईच। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो CONH2 में। कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास में 8, नाइट्रोजन के पास 7, हाइड्रोजन के पास में 2, तो कितने आएंगे? इस पे कोई चार्ज वगैरह तो नहीं दिया ना? ट्वेंटी थ्री। यहाँ पे CONH3 होगा। आगे माइनस का साइन है वो तो डैश करके लिखा होगा ना। कार्बन का एक बॉन्ड एम्प्टी है, कहां पे दे रखा है? मेरे पास में देखो क्वेश्चन ऐसे है ये, एक मिनट, मेरे पास में ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे दिया था आपको भी, ये क्वेश्चन है। तो CONH2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द CONH2, तो यहाँ पे तो वो डैश का मीनिंग तो वो डैश ही होगा, मतलब ऊपर चार्ज होता तो कुछ ना कुछ ऊपर लिखा होता। तो इसमें तो फिर 23 बन रहे हैं अपने पास में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो जो नेगेटिव वो तो डैश लगाया है और क्या है। चार्ज का होता तो कुछ अलग हिसाब से लिखते ना, मतलब चार्ज का तो अपने कंपाउंड के ऊपर आता, डैश का मीनिंग चार्ज तो ले नहीं सकते। ठीक है फिर इसको बोनस करेंगे अपने। हाँ जी बोनस देंगे सभी को। हाँ जी 5 बोनस होंगे। अब वो देखते हैं कि ये भी है ना, किस कईयों ने अटेम्प्ट किया होगा, कईयों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया और कईयों के बाई चांस सही भी हो चुका होगा, तो उनके हिसाब से वो बोनस उनके हिसाब से देख सकते, उस हिसाब से कर देंगे। ठीक है, तो बोनस हो जाएगा ये। उसके बाद में 26 क्वेश्चन देखो। 26 क्या है? इसका भी आंसर 38 आएगा। 26 का आंसर 26 का भी आएगा, 38 आंसर आएगा। हाँ जी जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनका भी मतलब हो जाएगा, मतलब अगर सही है जिनका तब तो कोई मतलब वो इक्वल ही है, बोनस हो जाएगा। तो अगर जिनका गलत था तो उनको 5 नंबर मिल जाएंगे, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको 4 नंबर। तो सबसे हाँ 26 का आंसर 38 आएगा, ध्यान रखना ना। तो हो गया। और उसके बाद में 28th, when alpha particles are sent through a thin metal foil, most of them go straight through a foil because, हाँ जी मोस्ट ऑफ द एटम्स पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है। अपने पास में क्या था 28th का देखो, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर करवाए थे, तो यहाँ से अपने पास सारे अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट चले गए। इसका मीनिंग क्या होगा कि अपने पास में वो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो होता है एटम अपने पास वो क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है उसके अंदर। उसके बाद में आगे चले 28 के बाद में 28, 35, 36, 39 और 40।
35, 36, 39 और 40। देखो 35 देखो, 35 ऑर्बिटल एज। ऑर्बिटल क्या होता है? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो क्या होता है अपने पास में? ऑर्बिटल। और 36 देखो, द क्वांटम नंबर विच स्पेसिफिक द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एनर्जी इज। एनर्जी के बारे में तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है ना अपने को। एक तो लोकेशन के बारे में बता दिया, लोकेशन तो वैसे सारे ही बताते हैं एक तरह से मिलके। और एनर्जी के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि कुछ कितनी एनर्जी है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, तो उसके हिसाब से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा इसका। द क्वांटम नंबर विच स्पेसिफिक द लोकेशन, एक तो लोकेशन बताया क्या। एजीमुथल अपने पास में क्या होता है कि जैसे कि वो बताता है कि कौन सा सब सेल है अपने पास में, है ना। तो सबसे पहले बाहर का तो अपने वो देखेंगे ना लोकेशन देखने के लिए कि कौन से ऑर्बिट के अंदर है पहले इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में सब सेल आएगा। और एनर्जी के बारे में भी ऑर्बिट बताता है, सब सेल एनर्जी के बारे में थोड़ी ना बताएगा। मतलब एन तो चाहिए चाहिए एनर्जी के बारे में, एन के बिना एनर्जी बता ही नहीं सकते अपने। एन प्लस एल रूल होता है एक एनर्जी को, वो तो हाई और लो बताता है, उसमें भी एन चाहिए। 25th का ये है ना, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बी आंसर आएगा इसका तो। और 30th बताते हैं आपको, तो ये हो गए। हाँ जी, बोनस में करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं उसकी तो। उसका 39 देखो, 39 द मैक्सिमम एनर्जी इज प्रेजेंट इन एनी इलेक्ट्रॉन एट। मैक्सिमम एनर्जी कहां पे होती है? इनफाइनाइट स्टेट पे होती है। और कितनी होती है? जीरो होती है एनर्जी अपने पास में। मैक्सिमम एनर्जी कहां पे होती है? इनफाइनाइट पे। और एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है अपने पास में। ये 39 का आंसर हो गया आपके पास में। और 40 देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन। एंगुलर मोमेंटम अपने पास में क्या होता है? एक इलेक्ट देखो, अगर अपने पास में ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम पूछे तब तो क्या आता है? NH/2 आता है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी डिपेंड करता है ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम। अगर एक इलेक्ट्रॉन का पूछे, मतलब ऑर्बिटल का एक तरह से, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का सब सेल पे डिपेंड करता है। L × L+1 रूट में H/2। तो यहां से आ जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर देखो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पूछता तब तो क्या आता है? NH/2 आता। एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पूछा अपने पास में तो क्या आ जाएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये 40th हो गया। उसका 30th देख लो। De Broglie equation describe the relationship between the wavelength associated with the motion of an electron and its momentum. डी ब्रोगली ने क्या बताया था अपने पास में? लैम्डा क्या होता है? हाँ जी, H/mv होता है अपने पास में लैम्डा। एक तो मतलब इसके वेव नेचर में लेता तो वेवलेंथ आती है, और उसमें लेता तो मोमेंटम आता है। तो वो मोमेंटम के साथ रिलेशन लेता है इलेक्ट्रॉन का मोशन में जो भी होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो अगर एक वेव की फॉर्म मोशन कर रहा है या फिर एक पार्टिकल की फॉर्म मोशन करेगा, तो पार्टिकल की फॉर्म में मोमेंटम आता है, इसकी फॉर्म में वेवलेंथ आता है। तो वेवलेंथ दिया तो बचा क्या? मोमेंटम से अपने पास में उसका रिलेशन होगा। हाँ जी, करेक्शन करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मतलब आप। एक मिनट। हाँ जी बोलो, पढ़ना। तो डी ब्रोगली वाला क्वेश्चन है। हाँ जी, इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो कौन सा रिलेशनशिप शो करती है वेवलेंथ के साथ। एक तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब हाँ जी। वेलोसिटी तो दी है सर, दूसरा मास बताना है हमें तो। नहीं नहीं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है कि मतलब जब इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है, जैसे कि एक वेव की फॉर्म में रहता है और एक पार्टिकल की फॉर्म में रहता है। मोशन तो दोनों में रहता है ना, उस हिसाब से वो दिया है। नहीं सर, यहाँ पे मोशन का मतलब वेलोसिटी नहीं है। नहीं, वो वेलोसिटी नहीं उसका मीनिंग। हाँ जी, रैंक शो कर देंगे सभी के, एक टेंशन मतलब आप। 40th क्वेश्चन आपको बताया था। ये एंगुलर मोमेंटम अपने पास में क्या होता है कि देखो,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन, देखो अगर ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम पूछते हैं तब तो NH/2 पाई आता, अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर एल पे। हाँ जी, जो ज्वाइन कर सकते हो क्लास, अभी अपने आगे ही पढ़ेंगे, ना टेंशन लो। हाँ जी, बोनस के बारे में बताते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, अगर वो मतलब अपने पास में नेगेटिव चार्ज वैसे दिया होता ना कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, हाँ जी देखो वो अपना 25th क्वेश्चन था, उसमें ना वो डैश का ही मीनिंग लग रहा है। अगर वो ऐसे लिखा होता ना अपने पास में, जैसे कि CONH2, इसके ऊपर कार्बन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा होता, तब वो 24th आंसर सही था। वो डैश अपने पास में सही से लगा नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बाकी तो नेगेटिव चार्ज अगर ऊपर लगा होता कार्बन के, तब उसका आंसर 24 सही था, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज एक ऐड किया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वो ऐसा लग रहा है कि डैश है, तो उसका वो मीनिंग सही नहीं है वहां पे, इसलिए वो बोनस, अदरवाइज सही था वैसे। हाँ जी, 26 का आंसर चेंज हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और 25th बोनस है आपका। बस 2 क्वेश्चन चेंजेस है। 36 रिपीट कर देता हूँ एक और मैं। 36 में अपने पास में क्वांटम नंबर, एक तो लोकेशन बताता हो और उसके पास में साथ एनर्जी भी डिफाइन करता हो, तो वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी के बाद में अपने को ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है, कि क्योंकि एक तो फॉर्मूले वही आता है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को पता होता है, एनर्जी इजीली बता सकते हैं, और लोकेशन भी बताता है कि कौन से ऑर्बिट में, तो दोनों ही काम करता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, हाँ जी 36 का आंसर चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 36 का आंसर सॉरी 26 का, सॉरी 26 का आंसर 38 कर देंगे। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो। तो मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ, जो मतलब जो पहले किया है, चेंज करने के बाद में थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो और बाकी अपने फिर आगे पढ़ते हैं ना। 1 मिनट में कनेक्ट, लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ इसको। हाँ जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है।
हाँ जी, ये आपकी रैंकिंग है। 240 का टेस्ट था। फर्स्ट पे कैस्विन, सेकंड में दृष्टि, फिर सिया, सक्षम, यतीन। वो 2 क्वेश्चन के करेक्शन कर देंगे अपने, तो आई थिंक जिन जिन के करते वो सही हो जाने चाहिए, तो लगभग अगर आपको वैसे थोड़ा सा आराम से देखना तो मैं थोड़ा धीरे धीरे कर देता हूँ नीचे। एक बार करेक्शन कर देंगे फिर बाद में यहाँ पे रैंकिंग जनरेट हो जाएगी आपकी, तो वो मतलब जैसे यहाँ पे आपकी रैंकिंग जनरेट हो जाएगी एक बार करेक्शन करने के बाद में, तो वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ जी चंद्रशेखर, आपने अगर वो सर को कहा था, वैसे मैंने कहा था नवीन सर को बोल देना चेंज कर देंगे नाम। ये रहा आपका नाम, मैंने चेंज किया था ना उस टाइम, चंद्रशेखर। 181 मार्क्स। वैसे तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो यार, मतलब आपका सेकंड टेस्ट है और उसमें काफी अच्छा किया आपने। तो बस इस तरह से मेहनत करते रहना लगातार, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 93% हाईएस्ट, 91, 89, बहुत ज्यादा मार्क्स हैं ये। बस इसको बस लास्ट तक मेंटेन करके रखो, अपनी बल्ले बल्ले सब कुछ। आपका नाम, रोल नंबर पता है आपको? रोल नंबर से आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, अगर यूजर डेमो कई बार लिखा होता है तो। अच्छा, रोल नंबर नहीं पता, तो आपकी जो आईडी है ना उसमें लिखा होगा वहां पे रोल नंबर, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर देखो किसी बच्चे का ना नाम मतलब चेंज आ रहा है या फिर यूजर डेमो वगैरह कुछ आ रहा है, तो आपके पास में आई थिंक किसी के भी पोटेंशियल नंबर है ना, जैसे कि कोड़ा सर के हैं या फिर दीपक सर के नंबर हैं, या फिर अपने पास में कोई भी आपके मतलब जैसे कि कपिल सर के नंबर है, कि किसी भी आपके पास में नंबर सर है, तो उनको ना आप मैसेज कर देना या फिर उनको कॉल करके बोल दो कि सर मेरा टेस्ट में जो नाम है ना यूजर डेमो आ रहा है, तो वो चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो या आप नवीन सर को भी बोल सकते हो, मतलब चेंज हो जाएगा। तो इस किसी के नाम सही नहीं आ रहा या फिर नाम में करेक्शन करना है वगैरह, तो वो सारा कुछ एक बार आप मैसेज करके बोल दो सर को, तो वहां से चेंज हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट है। ये ओवरऑल परसेंटेज आपकी, मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के ओवरऑल परसेंटेज है। 93.75, 91.65, 89.58। मतलब ये मार्क्स ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं आपको, मतलब धीरे धीरे आपको थोड़ा हो जाएगा कि ये मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बस इसको ना लास्ट तक मेंटेन करके रखना, तो बहुत जरूरी होता है। लास्ट तक मेंटेन करके रखना वैसे इन मार्क्स को, बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन हो जाएगी। मतलब ऐसे मान सकते हो कि आप इजीली कैसे भी कितनी भी रैंक ला सकते हो, है ना। तो वो चीज आप बस माइंड में रखो, और वैसे ये लास्ट तक मेंटेन करके रखना, वैसे इतनी मेहनत करनी है अपने को, वो चीज ध्यान रखना आप। वैसे बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके, और फर्स्ट से टेस्ट कंबाइन का तो फर्स्ट टेस्ट हुआ था आपका आई थिंक, तो इसमें भी आपने बहुत अच्छा किया, शाबाश सभी को। और ठीक है, फिर अपने आगे पढ़ते हैं आज पीरियोडिक टेबल ना, तो आगे पढ़ते हैं अपने। एक मिनट।
कब तक सही हो जाएगा? मैं अब करवा दूंगा सही, मतलब आज हो जाएगा सही मोस्टली। करेक्शन कर दूंगा वो, क्योंकि वो है ना पूरा ओवरऑल टेस्ट में, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मिला के ना उस हिसाब से करेक्शन एक साथ ही कर देंगे। हाँ जी, मतलब ऐसे मानो जिनके एक से मानो कि कुछ 50% से ऊपर मार्क्स है ना, समझ लो बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन है। वैसे इसको ना लास्ट तक आप बढ़ा के रखना सिचुएशन को, और अच्छा करना एकदम। क्योंकि ये होता है कि जैसे कि अभी टेस्ट में ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होता है सिलेबस थोड़ा कम होता है, तो अपने पास में अच्छा होता है। बाद में क्या होगा, धीरे धीरे सिलेबस इंक्रीज होगा, ये चीज जरूर ध्यान में रखना, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मतलब एक चैप्टर हो गया, फिर दो चैप्टर हो गए, तीन चैप्टर हो गए, सिलेबस इंक्रीज होगा। और उस टाइम क्या करना होता है अपने को, जो प्रीवियस चैप्टर हो चुके हैं उनको रिवाइज करना होता है। क्योंकि अगर देखो एक चैप्टर को आपने 2 महीने तक रिवाइज नहीं किया, तो 2 महीने तक रिवाइज नहीं किया तो उसके बाद वो भूल जाओगे वो ना। इसलिए अपने पास में क्या है कि चीजों को रिवाइज करना होता है, बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीजें ध्यान में रहती है, मन पे क्वेश्चंस लगाने होते हैं, ताकि वो चीजें अपने को कॉन्सेप्ट याद रहे। तो वो चीजें ज्यादा जरूरी होती है, उसी को मेहनत बोलते हैं। तो बस वो आप लास्ट तक मेंटेन करके रखना कि सारे चैप्टर आपके हाथ में रहे, मतलब एक तरह से मतलब ऐसा कि ग्रिप बनी रहे सभी चैप्टर्स पे, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और पीरियोडिक टेबल की थ्योरी के लिए ना ये है कि आप ना जैसे कि कोई भी एक टॉपिक उठा लो, जैसे कि आज ये कौन कौन सी पीरियोडिक टेबल प्रीवियस पीरियड टेबल आई, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो सारी जैसे कि मेंडलीफ रूल क्या था, ये रूल क्या था अपने पास में ना, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल क्या थी अपने पास में, और ऑक्टेट रूल क्या था, मतलब वो सारी चीजें अपने पास में ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, है ना। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल क्या था अपने पास में उस हिसाब से। तो वो एक एक टॉपिक से उठा के फिर उनको ना एक दिन में अच्छा से करके बैठो। और कई बार क्या होता है ना, अपने पढ़ रहे होते हैं तो बोर हो जाते हैं बीच में पढ़ते पढ़ते, थ्योरी ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो बोर हो जाते हैं। तो उस चीज के लिए ना बस यही है कि जैसे आपने 1 घंटा आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी, बीच में अगर आपको लग रहा है कि अब मन नहीं लग रहा पढ़ाई, मतलब और तरह से मतलब याद हो नहीं रहा मेरे को, ग्रिप बन नहीं रही, तो उस टाइम ना बीच में कोई एक दूसरा सब्जेक्ट का उठा लो। जैसे कि 2-3 क्वेश्चन आपने फिजिक्स के लगा लिए बीच में, या फिर 2-3 क्वेश्चन जो मैथ्स के लगा लिए, जो आपको अच्छा लगता है। तो वहां से ना वो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और फिर बाद में आप 2-3 क्वेश्चन 10-15 मिनट बाद फिर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना, फिर आपको अच्छी ग्रिप बन जाएगी। तो जब भी आपको भी ऐसा बोर हो ना, तो ऐसा मत करना कि आप मतलब बोर हो गए तो खड़े होके थोड़े 15-20 मिनट टीवी देखने लग गए, फिर मजा नहीं आएगा। कोई और सब्जेक्ट उठा लो, उसके क्वेश्चंस करने लग जाओ। तो आप कंटिन्यूसली बस ऐसे बनाओ कि मिनिमम सीटिंग आपकी 2.5 से 3 घंटे हो, क्योंकि जब टेस्ट होता ना तो 3 घंटे लगातार बैठना होता है अपने को। तो मिनिमम सीटिंग उतनी बनाना, हर कभी भी आप पढ़ने बैठो तो 3 घंटे से पहले नहीं उठना आपको, बस ये पूरे साल ध्यान में रखना। कभी भी आप पढ़ने बैठो तो 3 घंटे लगातार बैठो आप पढ़ने के लिए, तो परफॉर्म अच्छा होगा। मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक तो दोपहर में कम नींद लिया करो, मतलब अभी तो चलो चल जाता है, बाद में धीरे धीरे कम कर देना। जैसे दोपहर में कोई सोता है तो मत सोया करो, क्योंकि जो मेनली टेस्ट वगैरह होते हैं फाइनल, वो अपने पास में मेनली दोपहर के टाइम में होते हैं, जैसे 12 से 3 हो गए, या फिर 1 से 4 हो गए ना, इस टाइमिंग में होते हैं। तो उस टाइमिंग अगर अपने सोने की आदत हुई तो वहां पे भी नींद आएगी अपने को, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए वो नींद को आदत बनाओ ही मत ऐसा कुछ, और हमेशा ना मतलब प्रिपेयर होके चलो। ऐसे मानो कि जो 2 साल का टाइम है ना बहुत छोटा टाइम है, और उसको अपने अभी से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे ना, तब एक एक चीज पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। ध्यान रखना छोटे छोटे पॉइंट्स ना बहुत काम आते हैं। जैसे कि नींद लेना कैसे हो गया, पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है। जो आप मेहनत करते हो पढ़ाई करते हो वो 67% पार्ट है, बाकी का 30-40% पार्ट इन पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटीज क्या है, कितने एक्टिव हो आप, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो, उस टाइम माइंड में क्या आपके, है ना। तो वो बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो उन चीजों को भी एकदम साथ साथ में लेके चलना, और पढ़ाई तो अपनी है ही है, उनको तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, साथ में बाकी चीजों को भी ध्यान में रखना। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर आती है अपनी। ठीक है, तो अपनी आगे करते हैं आज। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, पीरियोडिक टेबल कर रहे थे अपने। हाँ जी, टेस्ट की बुक कौन सी है वैसा कुछ नहीं होगा, मतलब बुक वगैरह हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो होता ना कि टेस्ट तो हर बार नया आएगा आपके लिए। तो बुक कोई से भी हो सकती है, मतलब और हमारे पास में टेस्ट बने भी होते हैं पहले से, तो उसमें से डाल देते हैं हम। तो और बाकी क्वेश्चन डाटा बहुत होते हैं, मतलब कि ऐसे मान लो कि एक चैप्टर का अगर क्वेश्चन देखो तो 5 से 10 हजार क्वेश्चन होंगे, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल दिए, मतलब उस हिसाब से क्वेश्चन सिलेक्ट करके डालते हैं वहां से हम। तो वो चीज आप मत सोचो कि बुक्स वगैरह कौन सी होगी, बस आप प्रैक्टिस रखो कि जितने हो उसके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो आप, है ना। तो कहां तक किया था अपनों ने?
हाँ जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट कर लिया था, एटॉमिक रेडियस करनी थे ना अपने को, यहीं पे थे। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, एटॉमिक रेडियस करते हैं। देखो एटॉमिक रेडियस अपने पास में क्या होती है, जैसे कि उस टाइम बताया था आपको मैंने, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये अपने पास में जैसे कि दो एटम थे, दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड में अपने पास में ऐसा कुछ ये था, तो इसको मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ये कुछ पढ़ा था अपने, एक मिनट। हाँ जी तो देखो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, अपने पास में क्या था कि कोई भी दो एटम थे उसके बीच में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो जो उनके न्यूक्लियस से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसको को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और उसको जब हाफ कर देंगे उस बॉन्ड को, तो वहां से एक रेडियस आएगी उस डिस्टेंस से, उसको बोलते हैं कोवलेंट रेडियस, है ना। तो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्ली इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोडायटोमिक का मीनिंग होता है कि सेम टाइप के एलिमेंट, मतलब सेम टाइप के एटम हो, और डायटोमिक मतलब दो एटम हो, है ना। हाँ जी, कोवलेंट बॉन्ड फिर से बताता हूँ। जैसे कि अपने पास में क्या होता है, ऐसे कोई दो एटम थे मान लो ना, ऐसे कोई, तो इनका न्यूक्लियस ये था, इन न्यूक्लियस के बीच में जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस थी, तो इसको मैंने ये डिस्टेंस टोटल डी आई अपने पास, ये ज्यादा डिस्टेंस बना दिया वैसे मैंने थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब इस डिस्टेंस को मैं हाफ कर दूंगा, मतलब ऐसे कुछ हाफ कर दिया, तो वो अपने पास में जो रेडियस आएगी उसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस बोलेंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की टोटल डिस्टेंस थी वो, तो उसको हाफ करने पर रेडियस कौन सी आएगी, कोवलेंट रेडियस आएगी। तो अलग अलग रेडियस का अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से, तो इसके बाद देखो 1/2 of the distance between the nucleus of two covalently bonded atoms in the homodiatomic molecule is called the covalent radius of the atom। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, covalent radius of the atom। the covalent bond must be single covalent bond। ध्यान रखना वहां पे क्या होना चाहिए, अपने पास में एक सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ हो, तो वो चीज वहां पे नहीं होना चाहिए। और हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड वगैरह मीनिंग समझते हो ना, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा दो बॉन्ड बना देते हैं, ये अपने पास में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। वैसे अपने उसमें करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपने, तो उसमें अपने करेंगे कि पाई बॉन्ड क्या होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है वहां से। तो वहां पे अपने पास में क्या होना चाहिए कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमेशा कार्बन, जैसे कि कोई भी दो एटम है, कार्बन जरूरी नहीं है, इनके बीच में एक ही बॉन्ड होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है तो वो सारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो एक ही बॉन्ड होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड अपने पास में। तो उसकी जो रेडियस डिस्टेंस को अपने हाफ करेंगे तो वहां से क्या आएगी, अपने पास में रेडियस आएगी, कोवलेंट रेडियस, ठीक है। तो the covalent bond must be single covalent bond। The covalent radius Ra of the atom is a molecule A2 may be given as। तो कैसे गिवन रिप्रेजेंट करेंगे इसको अपने, Ra इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में, DAA/2, ये अपने पास में कोवलेंट रेडियस आ जाएगी, है ना। और वही अगर अपने टोटल डिस्टेंस निकालनी है, मतलब दो एटम्स के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है,
तो एक रेडियस अगर पता अपने को तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कर देंगे, मतलब आर ए प्लस आर ए दोनों की रेडियस को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगी, कोवलेंट डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू सिंगल कोवलेंटली बॉन्डेड एटम इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोवलेंट रेडियस इन द बोथ द एटम्स। हाँ जी, डायग्राम कौन सा, वैसे स्ट्रक्चर जैसे कि ये कोवलेंट बॉन्ड अपने पास में ये जो एटम्स ये थे अपने पास में मान लो, और इनके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ये है, तो इसको हाफ कर देंगे अपने पास में, तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्या होते हैं, इक्वेशंस देखेंगे कि कैसे अपने फाइंड करते हैं, मतलब एक रेडियस तो वैसे तो फाइंड करते ही हैं, और उसके बाद में तो नेक्स्ट मंडे आपका टेस्ट इसी का ही होगा, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और ले लेते हैं, मैं कहता हूँ प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के टेस्ट लेते हैं नेक्स्ट मंडे अपने, ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ही चैप्टर आएगा, तो उसमें क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रैक्टिस वही आप रखना अच्छे से, तो क्योंकि थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक टेस्ट और ले लेते हैं, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत तो कईयों को मतलब प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, तो उनको भी अच्छे से हो जाएगी। और इस बार थोड़े क्वेश्चन थोड़े और अच्छे लेवल के दे देंगे अपने, ताकि वैसे तो आपने क्वेश्चंस कर लिए, बाकी और अच्छे लेवल के तगड़े वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होता है कि सेम टाइप के एलिमेंट, सेम टाइप के एटम, जैसे कि अगर एक हाइड्रोजन है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। तो होमोडायटोमिक, होमो का मतलब सेम होता है, डायटोमिक मतलब दो एटम, डाया का मतलब दो, एटॉमिक मतलब एटम, ठीक है। तो आगे देखो, ये तो हो गया मतलब अगर होमोडायटोमिक है तो उसकी डिस्टेंस फाइंड करने का। अब अपन किस निकालें, पहला फॉर्मूला ये तो ये है ना, डिस्टेंस जितनी भी होगी उनके बीच में हाफ कर दिया होमोडायटोमिक में, तो वहां पे रेडियस आ जाएगी, कोवलेंट रेडियस, है ना। और ये निकालना तो 2 टाइम्स ऑफ आर ए कर दो, मतलब सेम ही फॉर्मूला है, उसको तो एक ही बात है। अब अपने देखो डायटोमिक में कैसे निकालेंगे, सॉरी डायटोमिक क्या, हेट्रोडायटोमिक में, हेट्रो मीनिंग होता है डिफरेंट, मतलब होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मीनिंग का होता है डिफरेंट, मतलब अगर यहाँ पे एक ए है तो दूसरा क्या होगा, बी होगा, मतलब एक हाइड्रोजन है दूसरा सीएल है ना, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटम है, तो उनके बीच में अगर अपने को रेडियस फाइंड करनी है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हिसाब से भी डिपेंड करता है, तो वो देखते हैं अपने पास। इन ए हेट्रोडायटोमिक molecule AB where the electronegativity of atom A and B are different, मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, और क्लोरीन की जैसे मान लेते हैं HCl अपने कंपाउंड लेते हैं, तो हाइड्रोजन की डिफरेंट है और Cl की डिफरेंट है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। The experimental value of the intermolecular distance D is less than the theoretical value, मतलब अपने पास में जो DAB की दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली अपनों ने, है ना, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली, तो वो अपने पास क्या होना चाहिए कि आर ए ये था और आर बी ये था, दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए था। ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ये आना चाहिए ना आर ए प्लस आर बी, क्योंकि एक के यहाँ पे तो दोनों ए थे इसलिए आर ए प्लस आर ए किया, यहाँ पे एक बी आ गया तो आर ए प्लस आर बी करता है। थ्योरेटिकल वैल्यू तो आनी चाहिए अपने पास है, पर एक्चुअल में क्या आती है, वो वैल्यू थोड़ी सी कम आती है। अब वो कम आती है तो उसको कैसे फाइंड करें, है ना, तो उसको फाइंड करने के लिए देखो कि जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो किसके हिसाब से आ रही है और उसमें क्या हो रहा है वहां पे, वो चीज अपने देखते हैं। एक मिनट, हाँ, तो देखो एक्चुअल वैल्यू अपने पास में आर ए प्लस आर बी से कम आ रही थी, तो अकॉर्डिंग टू स्कोमेकर एंड दी स्टीवंस, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या आता है, आर ए प्लस आर बी माइनस का 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द एटम्स ए एंड बी, मतलब कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग होती है 2.1 के आसपास, और जैसे क्लोरीन की नेगेटिविटी लेते हैं तो अपने पास में होती है 3.4 के आसपास कुछ वैल्यू होती है, तो उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2.1 माइनस 3.1.3 अपने पास डिफरेंस आ गया, तो वो डेल्टा एक्स क्या होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज वो आपको मैं याद करवा दूंगा बाद में, तो मैं कुछ वैल्यूज आपको याद करवा दूंगा जो ये मेनली यूज होती है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना, ट्रेंड ध्यान रखना किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, तो मैं कुछ वैल्यूज होंगी जो आपको मैं याद करवा दूंगा, तो वहां से आप फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से एक तो फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास में,
डी ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, आर ए प्लस आर बी माइनस का 0.09 माइनस का 0.09 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है अपने पास में, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द टू एटम्स ए एंड बी आर एक्स ए एंड एक्स बी रिस्पेक्टिवली, देन, तो पाउली के अकॉर्डिंग अपने पास में थोड़ा सा इसमें चेंज किया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उनमें आर ए प्लस आर बी माइनस का C1x से माइनस का C2x बी, वैसे लेना तो डिफरेंस ही है, और C1 C2 आर दी स्टीवन्स कोफिशिएंट ऑफ एटम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये अपने पास में कि एक कोफिशिएंट पे डिपेंड निकाल दिया कि कभी कभी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ जी देखो कभी कभी ना अपने पास में क्या आ रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से भी थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आ रहा था, तो वहां पे क्या कर दिया कि एक कोफिशिएंट लगा दिया कि C1x और C2xb, तो वो कोफिशिएंट की वैल्यू अपने वहां पे पुट कर देंगे। देखो ऐसा कुछ, देखो इतना कोई बड़ा चीज नहीं है, अपने पास में क्या था, फिर से बताता हूँ आपको व्हाइट पे, उस पे जैसे ये था, पहले अपने पास में क्या था, ऐसे दो एटम थे, हाँ जी धीरे बताएंगे, ऐसे दो एटम थे अपने पास में, ये इनका न्यूक्लियस था, है ना। तो यहां से, हाँ जी यहां से अपने पास में एक, ये इसकी आर डिस्टेंस, एक मिनट डायग्राम सही से बनाते हैं अपने, ये इसकी आर डिस्टेंस होगी, है ना, और ये इसकी आर डिस्टेंस होगी, मतलब ये तो अगर सेम एटम होंगे तो ये आर ये भी आर, दोनों क्या ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस डी है, ये अपने पास टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, डी आएगी। तो डी अगर सेम डिस्टेंस हुई तब तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू आर आ जाएगा, या फिर ऐसे लिख दो इसको, कि आर प्लस आर, मतलब अगर ये भी आर है और ये भी आर है तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आर प्लस आर, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अगर अपने पास में क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट एटम है, मतलब ये एटम ए है, ये एटम अपने पास में क्या है, ए है, और ये एटम बी है, ये एटम बी है ना, तब अपने पास डिस्टेंस क्या होगी, तो d इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास में, देखो इस एटम की रेडियस मान लेता हूं आर, ये इस एटम की रेडियस मान लेता हूं मैं आर ए, ये कैपिटल आर मान लेते हैं, और इस एटम की रेडियस मान लेता हूं स्मॉल आर, ठीक है। तो इस एटम की रेडियस स्मॉल आर, इस एटम की रेडियस कैपिटल आर, तो अगर इसका लिखेंगे अपने रेडियस तो वो क्या आ जाएगा अपने पास में, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये लिखूंगा ना कि टोटल डिस्टेंस ये आनी चाहिए अपने पास में, डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे तो, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस, पर एक्चुअल में क्या आ रहा था, ये अपने पास में थ्योरेटिकल वैल्यू थी, क्योंकि जो ऊपर वाला आया था वैसे सिमिलरली मैंने नीचे किया, ये मेरे पास में क्या आई, थ्योरेटिकल वैल्यू आई, पर एक्चुअली में वो क्या आया कि अपने पास में जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी उससे वैल्यू स्लाइटली कम आ रही थी, मतलब उससे वैल्यू अपने पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही थी, कम आ रही थी, जो एक्सपेरिमेंटली अपने फाइंड कर रहे थे लैब वगैरह में, तो वहां पे अपने पास में क्या आ रही थी, वैल्यू कम आ रही थी। अब उस वैल्यू को कम आ रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हाँ, तो उसको अपने फॉर्मूले से कैसे निकालें, कि अपने को तो क्यों थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना होगा ना, कि एक दो एटम का अपने लेबोरेटरी में चेक कर लेंगे और उसके एक ट्रेंड बना लेंगे, उस मतलब एक फॉर्मूला बना लेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से सारों को कर लेते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या बनाए, तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा कि डिस्टेंस d इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास में, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये अपने पास में माइनस, मतलब थोड़ा सा जो डिस्टेंस कम आ रही थी वो माइनस का कर दिया, माइनस के यहाँ पे क्या आएगा, इसको लिखा मैंने 0.09 इंटू, इसको ये थोड़ा सा लिखने में है, ठीक है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 0.09 इंटू डेल्टा एक्स, ये अपने पास में फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास में फॉर्मूला है कि अब बात करते हैं कि 0.09 इंटू डेल्टा एक्स ये आया कहां से, इसका मीनिंग मतलब है कि अपने पास में क्या है कि जो स्लाइटली वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, मतलब कम आ रही थी वैल्यू, वो उतना माइनस किया मैंने जितनी कम आ रही थी, और लगभग अपने पास में ट्रेंड किसके हिसाब से था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से।
तो डेल्टा एक्स अपने पास में क्या होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेल्टा एक्स क्या होता है अपने पास में, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अपने पास में फॉर्मूला आया। अब अपने पास में देखा कि जो पॉइंट का जीरो ना ने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। फिर पाउले ने एक और बताया अपने पास में कि इसको 0.09 लिखने के अलावा अपने पास में एक और तरीका भी है, तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में, वही सेम आर प्लस आर, ये तो लिख लेना ब्रैकेट के अंदर, माइनस इसको अपने यहां से क्या लिख दूंगा, C1x1 मतलब x1 यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, माइनस का C2x2 मतलब C2x2। x1 और x2 अपने पास में क्या है, वो A और B दो एटम्स थे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और C1 और C2 यहाँ पे क्या अपने पास में, एक मिनट, जो C1 और जो C2 है वो अपने पास में क्या है, कांस्टेंट है। वो अपने पास में क्या कांस्टेंट है कि स्टीवंस कांस्टेंट बोलते हैं इनको। तो C1 अपने C1x1 माइनस C2x, तो अगर आपके पास में क्वेश्चंस कभी आता है तो C1 C2 की वैल्यू गिवन होगी, और x1 x2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सिंपल हुई तो आपको मैं याद करवा दूंगा, बाकी अगर कोई ज्यादा डिफरेंट वैल्यू है तो आपको गिवन होगी। तो वो चीज आपकी टेंशन नहीं लेनी है कि वैल्यूज क्या होंगी वगैरह, वो सारी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, हाँ जी, दो डिफरेंट कांस्टेंट है, अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग कांस्टेंट लिए है। मतलब ऐसे नहीं कि हर एटम के लिए सेम ही होगा कांस्टेंट, हर मतलब डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट कांस्टेंट होगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मतलब सही करके फॉर्मूला को ऐसे लिख दिया। अदरवाइज अपने इस फॉर्मूले से निकालेंगे आंसर, तो ये भी सही अपने पास में है कि डी इक्वल्स टू क्या होगा, आर प्लस आर माइनस का 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स अपने एक्स ए माइनस एक्स बी निकाल सकते हैं। एक्स ए एक्स बी क्या होगा अपने पास में, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी, तो इंटू 0.09 करेंगे, वहां से भी आंसर अपने पास में सही आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हेट्रोडायटोमिक में अपने पास में क्या होगी, आर प्लस आर, हाँ जी आंसर सेम आएगा, आर प्लस आर माइनस का 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला ही याद रखना है मेनली, तो ठीक है ये वाला फॉर्मूला। अगर आपने को स्पेसिफिक ऐसे पूछे कि पाउलिन ने क्या फॉर्मूला दिया था, तब अपने पास में ऐसे C1x1 माइनस C2x2 बता देंगे, तो लिख तो लेना अपने नोट्स में, लेकिन जो मेनली क्वेश्चंस आएंगे वो इसी भी बेस्ड आएंगे आपके पास में, ठीक है। और स्पेसिफिक अगर पूछे या फिर C1 C2 की वैल्यूज गिवन है अपने को, तब अपने इसके हिसाब से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज वही फॉर्मूला यूज करना है अपने को, ठीक। आगे समझ में, तो कोवेलेंट रेडियस फाइंड कर सकते हो। डेल्टा एक्स की वैल्यू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा एक्स क्या होता है अपने पास में, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो एक्स ए माइनस एक्स बी अपने पास में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां से अपने पास में अगर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है तब तो रेडियस डिस्टेंस क्या होगी, आर ए प्लस आर बी। अगर हेट्रोडायटोमिक मतलब डिफरेंट एटम है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी अपने पास, आर ए प्लस आर बी माइनस का 0.09 डेल्टा एक्स। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो कोवेलेंट रेडियस के बारे में पता चल गया क्या कुछ होता है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट बॉन्ड को अपने पास में हाफ कर देंगे तो उसकी जो रेडियस आती है वो होती है कोवेलेंट रेडियस। तो कर सकते हैं वैल्यू फाइंड, तो इसको आप पढ़ना। और कल ना बस अभी टाइम हो गया, तो कल मेटेलिक, वांडरवाल और आयनिक पढ़ेंगे अपने, तो वो एक बार आप खुद से एक बार रीड कर लेना। मैंने पहले भी कहा था एक बार कि थ्योरी पढ़ लेना एक बार खुद से, क्योंकि बाद में समझने में थोड़ा इजी हो जाता है और डाउट्स भी थोड़ा जल्दी पूछ लेते हैं अपने, तो हिसाब से। तो कल एक बार आप रीड कर लेना इन तीनों थ्योरीज को, फिर अपने आगे पढ़ लेंगे ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ जी, एक मिनट एक मिनट। गैलेक्सी A51 अपना नाम मैसेज कर दो मेरे को, वो अटेंडेंस के लिए चाहिए था, या फिर अपना नाम चेंज कर लो, मतलब गैलेक्सी A51 जिस किसी का भी है वो अपना नाम मैसेज कर दो मेरे को। हाँ जी, आवाज आ रही है, गैलेक्सी A51।